जय हिंद। जय भारत दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सभी का स्वागत है। आर्मी अग्निवीर 2023 जीके के टॉप 50 प्रश्न इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें आर्मी जीडी हो या क्लर्क या टेक्निकल या ट्रेडमैन या अदर कोई पोस्ट आर्मी से जुड़ी हुई, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि हमने प्रीवियस पेपर जो कराए गए आर्मी के द्वारा उनका पूरा रिसर्च करके और टॉप 50 प्रश्न निकाले हैं। उम्मीद है आपके लिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से ज़्यादा प्रश्न और आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आपके जो वर्दी के सपने हैं उसको पूरा करने के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को प्रश्न नंबर 1 से लेकर और प्रश्न नंबर 50 तक इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, धैर्य बना करके रखें। थोड़ा सा अगर आप टाइम देकर इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो आपको इस वीडियो में वो प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों को जो आपके साथ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको और लिंक जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के तीसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है नजदीक में, पर लेकिन इसमें पूछा गया कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा बुध। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको यहाँ फिल करना है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं इनमें से भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। वास्को डिगामा के द्वारा, वास्को डिगामा भारत में 1498 में आया था। इसके द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। पहला पुर्तगाली था जो 1498 में भारत में आया था और समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये समुद्री मार्ग के द्वारा भारत आया था, पर लेकिन अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका उत्तर कोलंबस होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। इस प्रश्न को आप याद रखें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलंबो या मस्कट या नुनसतारा या बेरूत। तो इंडोनेशिया की जो अब वर्तमान में राजधानी है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो जकार्ता हुआ करती थी, अब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, नुनसतारा। इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है वो क्या है? नुनसतारा। आप इसे जरूर याद रखें, ये वर्तमान राजधानी है। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशिया रुपया वहाँ पर चलता है, इसे भी आप याद रखें। चलिए आगे प्लस प्रश्न है जो 6वां प्रश्न है, चित्तरंजन दास को के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, या CR दास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास या CR दास भी इनको बोला जाता है और इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, इनको भी आप याद रखें। दीनबंधु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और इनको भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के समूह में एस का क्या अर्थ है? ब्रिक्स देशों के समूह में, ब्रिक्स एक देशों के संगठन का नाम है, इसमें एस का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर सूडान नहीं होगा, सिंगापुर नहीं होगा और स्वीडन भी नहीं होगा। साउथ अफ्रीका, एस का मीन साउथ अफ्रीका होगा। यहाँ पर बी है, बी का मतलब ब्राजील है, आर का मतलब रसिया है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है और एस का मतलब आपका दक्षिण अफ्रीका। इसे आप याद रखें, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर एक बार वीडियो को देख करके जब तक आपका एग्जाम हो इस वीडियो को कई बार जरूर देखें, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए।
चलिए अगले प्रश्न है, उन पर हम चलते हैं। कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो इसमें से जो उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं ईरान, इराक नहीं होगा, और इसका उत्तर होगा नेपाल। फ्रांस भी इसका उत्तर नहीं है, फ्रांस भी इसका उत्तर नहीं है, ये यूरोप का कंट्री होता है। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। जो निम्न देश दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से बात हो रही है, तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? जो न्यूनतम लिंगानुपात है वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में, तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। यहाँ पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 861 महिलाएं, और सबसे अगर ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें, आपसे दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया है, और आपसे पूछा जा सकता है अगर सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है, किस राज्य का है, तो यहाँ पर केरल होगा। केरल का यहाँ पर क्या है, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है। भारत में सूर्य मंदिर कहाँ है? भारत में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कोरलाक। कोरलाक में भारत का सूर्य मंदिर है। मथुरा में बांके बिहारी जी का मंदिर है, और पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, उड़ीसा पुरी, ये फेमस है। पर यहाँ पर सूर्य मंदिर की बात हो रही है, तो इसका उत्तर होगा कोणार्क। कोणार्क उड़ीसा में ही आता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है भारत का? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय या नेहरू। तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये देश के बहुत बड़े महान समाज सुधारक रहे थे राजा राम मोहन राय। इन्हीं के प्रयासों से वो जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी, और इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है। राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जिनमें से राज्यसभा है वो ऊपरी सदन होता है, उच्च सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वर्तमान में वो 245 है, ये भी आप याद रखें। पर लेकिन बात हो रही है कि कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, इसके जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष की अवधि होती है। और 2 वर्ष बाद 2/3 जो सदस्य हैं वो और रिटायर होते रहते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कितनी कार्यकाल की अवधि होती है, तो राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। चलिए अगला प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो इसका उत्तर होगा सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। 5 शिष्यों को सर्वप्रथम उपदेश दिए थे जो सारनाथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न यहाँ पर सर्वप्रथम उपदेश का है, तो इसका उत्तर सारनाथ है। इनको आप याद करके जाएं, इनको आप पढ़ करके जाएं। चलिए अगला प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से इनको जाना जाता है। स्कॉटलैंड के एक निवासी थे। ये रिटायर्ड ऑफिसर थे अंग्रेजों के समय में, और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इनको संस्थापक माना जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो ह्यूम, इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा जेनेवा। WHO विश्व व्यापार संगठन हो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन हो, और ज़्यादातर जो मुख्यालय पाए जाते हैं वो जेनेवा में पाए जाते हैं। कुछ न्यूयॉर्क और लंदन में भी, उनको आप याद करके जाएं। मुख्यालयों से संबंधित प्रश्न जरूर बन करके आएगा, आप ये नोट कर लीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे आप याद करें, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव आपको उत्तर करके आना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनको आप याद रखें। आपको पहला याद रखना है, आपको 23वां याद रखना है, और आपको 24वां जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में भारत का जब बंटवारा हुआ था तो भारत और पाकिस्तान नामक के 2 राज्य बना दिए गए थे, या 2 राष्ट्र बना दिए गए थे। पर लेकिन उस समय 2 पाकिस्तान थे, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाक है। ये आज के समय में जो आप पाकिस्तान जानते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान है। 1971 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई, और ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने और एक आंदोलन और स्टार्ट कर दिया आज़ादी के लिए, और भारत ने इसमें साथ दिया था। 1971 की लड़ाई में भारत ने और इनका साथ दिया था, और पाक जो पूर्वी पाक था वो बांग्लादेश के नाम से वो स्वतंत्र देश के रूप में उभर के आया। तो 1971 में आज़ाद बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में आज़ाद हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे, 2 पाकिस्तान थे, पूर्वी और पाक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये याद रखें कि 1971 में, 1947 की बात है ये, आप याद रखें कि 1971 में और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की आयु सीमा कितनी है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की आयु सीमा कितनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचन होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 35 वर्ष। किसी भी भारतीय नागरिक को 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, या हम इसे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी बोल सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1995 हो गया था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए हमने 24 अक्टूबर 1945, ये आपका उत्तर होगा, इसे आप याद रखें। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद, आप इसे याद रखें, औरंगाबाद। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप इसे याद रखें, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती 12 जनवरी को और संयुक्त राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस प्रश्न को आप याद रखें, ये प्रश्न पहले भी और आ चुका है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी?
अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। चाणक्य के द्वारा और अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1930 में। इस प्रश्न को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था? तो इसका उत्तर, या कौन सा त्योहार था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहाँ पर लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक सम्मेलन किया जा रहा था, क्योंकि पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जलियांवाला जो बाग है उसमें, और जनरल डायर के द्वारा गोलियों की बरसात करा दी गई थी। करीब 1000 लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो प्रश्न पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रशिक्षक को हम बोल सकते हैं कोच को, जो ट्रेन करता है, जो खिलाड़ियों को ट्रेन करता है, जो कोचिंग देता है। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप याद रखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश चीन से लगता है, पर लेकिन बिहार जो राज्य है वो चीन से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न चलते हम आगे। प्रश्न नंबर 32 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद से लिया गया? प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन किस वेद में है, या किस वेद में इसका वर्णन दे रखा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय वेदों में, भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन वेद, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ के तौर पर माना जाता है ऋग्वेद। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसे किससे लिया गया, या उसका वर्णन किस में दे रखा है? ऋग्वेद में। वेदों से संबंधित प्रश्नों को आप याद करके जरूर जाएं। वेदों से संबंधित हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित हमारे चैनल पर आप वीडियो जरूर देखें। वन लाइनर जीके, स्टैटिक जीके की वीडियो जितनी भी चैनल पर पड़ी हुई हैं आप उन सबको एक बार जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगी। प्रश्न नंबर 33 है, 19 दिसंबर 2022 को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसको किस देश के द्वारा जीता गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। और जो उपविजेता टीम थी वो फ्रांस रही थी। ये प्रश्न भी आप याद रखें, उपविजेता जो टीम थी वो फ्रांस रही थी, और अर्जेंटीना के द्वारा फीफा विश्व कप को जीता गया था, जो दोहा कतर में ये फीफा विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत की बात हो रही है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। करीब लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई है भारत में, और ये पूरी तरह से बहती है। गोमुख उत्तराखंड के गोमुख जगह से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समुद्र में गिर जाती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो गंगा से भी अधिक है, पर ये तिब्बत में से निकल करके आती है, तिब्बत चाइना के कंट्रोल में, वहाँ से निकल करके आती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में वो प्रवेश कर जाती है, इसलिए इसकी लंबाई कम हो जाती है भारत में। तो आप इसको याद रखें, ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में वेम्बनाड झील स्थित है। आप इस प्रश्नों को भी याद रखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हमने लगाए हैं। चलिए आगे प्रश्न है उनको भी हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर होगा, वैसे तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर तो जानते ही हैं, जन मन गण अधिनायक जय भारत का राष्ट्रगान है। और इस किसके द्वारा लिखा गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि, इस रचना को भी आप याद रखें। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी आनंद मठ इसी उपन्यास से लिया गया। तो इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम है। नृत्यों से संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए अगला प्रश्न है 38, टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, उसे भी आप याद रखें। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री भी रहे थे। तो इन प्रश्नों को भी आप याद रखें। और सरदार की उपाधि 1928 में बारदौली का जो सत्याग्रह हुआ था उसके नेतृत्व में और गांधी जी के द्वारा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि बारदौली की महिलाओं के द्वारा भी उपाधि दी गई थी। तो भारत के लौह पुरुष किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसे भी आप याद रखें। चलिए आगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे भी आप याद रखें। और इससे संबंधित प्रश्न एक हमने पहले ही करा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। भारत में जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? जो कालाहारी रेगिस्तान है ये किस देश में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर बी होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 को। 5 नवंबर 1556 को ये लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है?
नदी पर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। पर ये किस नदी पर स्थित है? इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये नदी में बना हुआ एक टापू है जो विश्व का सबसे बड़ा टापू है और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि पुस्तक के रचयिता कौन है? टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि पुस्तक के जो रचयिता हैं उसका उत्तर है गीतांजलि श्री। इस पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो रेत समाधि इसमें हिंदी में बोलते हैं, पर इसके जो रचयिता हैं वो गीतांजलि श्री हैं। अगले प्रश्न है, उन पर हम चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों के सेनापति कौन होते हैं? भारत में सशस्त्र बलों के सेनापति कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है भारत में तीनों सेनाओं का, और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न जरूर बन करके आएगा। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आप पढ़ करके जाएं। हमारे चैनल पर जो वीडियो पड़ी हुई हैं आप उनको एक बार जरूर देख लें। उम्मीद है आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी भी साबित होंगी। 49वां प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा या विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है 50वां, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है या कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? वैसे ये तो पता ही होगा कि क्षेत्रफल में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पर यहाँ % या प्रतिशत की बात हो रही है तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के क्षेत्रफल से संबंधित, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित हमारी वीडियो आप उस चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिए। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत के पड़ोसी देश, उनकी मुद्राएं, उनकी राजधानी और उनसे बनने वाले सभी जितने भी प्रश्न हैं वो हमने उस वीडियो में रखे हैं। आप उस वीडियो को आप जरूर जा करके देखें। भारत के पड़ोसी देश और भारत से संबंधित कुछ जानकारी आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ये हमने टॉप 50 आपके लिए प्रश्न रखे थे, टॉप 50। इसी तरह से हम आपके लिए टॉप जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके भी टॉप 50 की वीडियो हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित हो, आपके जो वर्दी का जो सपना है वो आपका ज़रूर पूरा हो, और आप जब वर्दी में दिखेंगे तो आपके लिए और आपके गांव, क्षेत्र, परिवार के लिए, सभी के लिए गर्व का विषय होगा, और देश के लिए, जिस देश की आप रक्षा कर रहे होंगे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सभी साथी अपने सभी साथियों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।